नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मिद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार देर शाम गोरखपुर पहुंचे और गोरखनाथ मंदिर में रात्रिवास के बाद मंगलवार सुबह जनता दर्शन के दौरान नागरिकों से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने धैर्यपूर्वक 200 लोगों की शिकायतें सुनी और आवेदनों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की और लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि चिंता न करें, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक शिकायत को संवेदनशीलता से लें और उसका त्वरित, पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता के वाला समाधान सुनिश्चित करें। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 26 जनवरी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी। अपने संदेश में राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की सराहना के साथ ही उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व की अग्रणी शक्तियों में शामिल है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित स्थान रखता है। इसके साथ ही पुतिन ने भारत रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को जनता के हित में बताते हुए न्यायपूर्ण बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में साथ आगे बढ़ने का भरोसा जताया। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ ऐतिहासिक व्यापार समझौता भारत की बढ़ती वैश्विक आर्थिक ताकत का प्रमाण है और ये समझौता न सिर्फ व्यापार को मजबूती देगा बल्कि उद्योग, एमएसएमई, किसानों और कारीगरों और इसके साथ ही युवाओं के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा। इस डील से निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। तो वहीं विशेषज्ञों के अनुसार ये समझौता भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में और मजबूत बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, गोवा के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण, एम्बेसडर्स, सीईओज, सम्मानित अतिथिगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, एनर्जी वीक के इस नए एडिशन में गोवा में दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। आप एक एनर्जी सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर पर चर्चा करने भारत आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है।
मैं आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एफ्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं भारत के नौजवानों को, सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड शूज ऐसे हर सेक्टर से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं। ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। साथियों, इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भारत पर कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। साथियों, भारत आज हर सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप पर बहुत अधिक काम कर रहा है। मैं अगर एनर्जी सेक्टर की ही चर्चा करूं तो यहां एनर्जी वैल्यू चेन से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। आप एक्सप्लोरेशन का ही क्षेत्र ले लीजिए। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। आपको हमारे डीप सी एक्सप्लोरेशन से जुड़े समुद्र मंथन मिशन की भी जानकारी है। हम इस दशक के अंत तक अपने ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक्सप्लोरेशन के दायरे को भी 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तार करने का है। इसी सोच के साथ हमारे यहां 170 से अधिक ब्लॉक्स को अवार्ड किया जा चुका है। अंडमान निकोबार का बेसिन भी हमारी नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन होप बन रहा है। साथियों, हमने एक्सप्लोरेशन सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स भी किए हैं। नो गो एरिया बहुत कम कर दिया गया है। इंडिया एनर्जी वीक के पिछले एडिशंस में आपको भी जो भी सुझाव थे, आपने जो कुछ भी कहा, उनके अनुसार हमने अपने एक्ट्स और रूल्स में भी बदलाव किए हैं। यदि आप एक्सप्लोरेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना तय है। साथियों, भारत की एक और विशेषता है जो है एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बहुत फायदेमंद बनाता है। हमारे यहां बहुत बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी मौजूद है। हम रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जल्द ही हम दुनिया में पहले नंबर पर होंगे। आज भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी करीब 260 MMTPA की है। इसे 300 MMTPA के ऊपर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है।
साथियों, भारत में एलएनजी की डिमांड भी निरंतर बढ़ रही है। हमने अपनी टोटल एनर्जी डिमांड का 15% एलएनजी से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए हमें एलएनजी के पूरे वैल्यू चेन पर काम करने की आवश्यकता है। आज भारत ट्रांसपोर्टेशन पर भी बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन वेसल्स की जरूरत है, हम उन्हें भारत में ही बनाने पर काम कर रहे हैं। हाल में ही भारत में शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम शुरू किया गया है। साथ ही एलएनजी के लिए देश के पोर्ट्स पर टर्मिनल के निर्माण में भी निवेश की अनेक संभावनाएं हैं। रीगैसिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी आपके लिए इन्वेस्ट करने की बड़ी संभावनाएं बन रही है। साथियों, एलएनजी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत में बहुत बड़ी पाइपलाइन की भी अब जरूरत है। बीते सालों में इस पर हमने बहुत निवेश किया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं हैं। आज भारत के कई शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क पहुंच चुका है और हम तेजी से अन्य शहरों में भी इससे जोड़ रहे हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके निवेश के लिए बहुत ही आकर्षक क्षेत्र है। साथियों, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। ऐसे भारत में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए हमें बहुत बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ग्रोथ देगा। इन सब के अलावा भारत में डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज में भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत मौके हैं। साथियों, आज का भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है और हर सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म्स कर रहा है। हम डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन को सशक्त करने के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे हैं। भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे बढ़कर एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन पर काम कर रहा है। भारत एक ऐसा एनर्जी सेक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो भारत की लोकल डिमांड को पूरा कर सके और एफोर्डेबल रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन से दुनिया के लिए एक्सपोर्ट भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो। साथियों, हमारा एनर्जी सेक्टर हमारी एस्पिरेशंस के केंद्र में है। इसमें $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए मेरा आह्वान है, मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्केल विथ इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया। इसी आग्रह के साथ मैं आप सभी को इंडिया एनर्जी वीक की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे, जहां डब्ल्यूएफ के वार्षिक सम्मेलन के उपरांत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। $25 बिलियन का है। AM ग्रीन तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम समझते हैं कि जो यूपी की इमेज है उसकी वजह से जितने पवेलियंस थे, सब पवेलियंस में इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पवेलियन में चारों दिन बड़े पैमाने पर भीड़ रही और सारे लोग जिन्होंने MOU नहीं भी किया वो भी इंक्लाइंड थे उत्तर प्रदेश में आने को। उत्तर प्रदेश में चूंकि कंजीनियल एटमॉस्फेयर है, इसको देखने को, और खासतौर से योगी जी की व्यक्तिगत छवि भी बहुत अच्छी है और उसके वजह से ये हमको उपलब्धि मिली है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये बहुत तरक्की कर रहा है उत्तर प्रदेश। लगातार इस बात की कोशिश है
कि उत्तर प्रदेश में बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और हमारी आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन। 8 दुनिया के दूसरे देशों ने जिन्होंने एमओयू किए, उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया तो यूनाइटेड स्टेट्स में ही आता है। तो ये हमारे लिए संतोष की बात है कि इतने बड़े मंच पर लोग उत्तर प्रदेश को रिकॉग्नाइज करें, उत्तर प्रदेश में इंक्लाइंड हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसलिए हाँ, हुआ है, बता देंगे। टोटल 31 एमओयू हुए, जैसे जिस फील्ड में हुए, जिस सेक्टर्स में हुए, उसमें खासतौर से डाटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर भी और ग्रीन हाइड्रोजन भी, डिफेंस, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फार्मा एंड हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग। ये अपने आप में जो बड़ी कंपनियां हैं, उन लोगों को उनका नाम हमने आपको बता दिया। इस क्षेत्र में, इस सेक्टर्स में खासतौर से हमारे युवा हैं। इसके अतिरिक्त जो जिन लोगों से चर्चा हुई, वो भी उत्तर प्रदेश में आने के लिए उत्सुक हैं और वो भी आएंगे सोलर और लेटर। ये एग्रीकल्चर वेस्ट टू एनर्जी, ये आरईसी बेस्ड है, खासतौर से ये 8,000 करोड़ रुपए का, 3 लाख करोड़ रुपए का करीब। फूड प्रोसेसिंग बताइए। सभी पूरे उत्तर प्रदेश में आपको ये मालूम है कि जब हम लोग सत्ता में आए थे, तब केवल 2 साइबर थाने थे, नोएडा और लखनऊ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जगह साइबर थाने खुल गए और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। हर प्रकार से लोगों को ट्यूटर किया जा रहा है कि ताकि साइबर के लालच में या धमकी में न फंसे। और हमारा एमएसएमई, आपको इस बात से मालूम होना चाहिए कि जब हम सत्ता में आए थे तो हमारा एक्सपोर्ट कितना था, और एक्सपोर्ट हमारा सबसे ज्यादा बढ़ा है एमएसएमई की वजह से। और खासतौर से उसमें भी जो सेक्टर है वो ओडीओपी है, उसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। लगभग 1,86,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमारा है इस समय। तो ये अपने आप में साबित करता है कि हमारी जो बनाए हुए प्रोडक्ट हैं वो पूरी देश और दुनिया में पसंद किए जा रहे हैं। और थाना इकोटेक फीन क्षेत्रांतर्गत एक कंप्यूटर कैफे की दुकान पर मार्कशीट तैयार करने को लेकर 2 पक्षों के मध्य झगड़ा मारपीट की घटना घटित हुई थी। इस मामले के संबंध में थाना इकोटेक 3 पर सुसंगत धाराओं के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। प्रकरण थाना इकोटेक 3 का है। दिनांक 22 जनवरी 2026 को एक साइबर कैफे पे 2 पक्षों में मार्कशीट बनवाने को लेकर के झगड़ा हो गया था, जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। प्रकरण में अब तक कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस द्वारा प्रकरण की जांच की गई। अन्य आरोप जो लगाए गए हैं वो असत्य और निराधार पाए गए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को
आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातें कही। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में
हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।